सुरेश और सरिता अपने छोटे से किराए के घर में अपने 15 साल के बेटे राहुल के साथ रहते थे। सुरेश एक छोटी सी नौकरी करता था जिससे उसके घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। एक दिन की बात है जब सरिता घर की सफाई कर रही थी। उसे बहुत से कपड़े एक गठरी में बांधकर एक तरफ रख दिए थे और उसके बाद वो कमरे में रखी मोटी मोटी किताबों को उठाकर एक तरफ रखी रही थी कि अचानक किताबें अपने आप खुल गईं। अरे हवा आई होगी, मैं अभी से बंद करके रख देती हूँ। सविता थोड़ा घबरा जाती है और फटाफट सारी किताबें उठाकर वो एक डब्बे में भर देती है। हाँ, अब सब बेकार किताबें मैंने इसमें भर दी है, कल सुबह ही मैं इनको कबाड़ी को दे दूंगी। रात को राहुल आराम से सो जाता है और उसके माँ बाप भी अलग कमरे में सो रहे होते हैं। आधी रात को डब्बे की रस्सी अपने आप खुल जाती है और उसमें से एक किताब उड़कर बाहर आने लगती है। पूरे कमरे में किताबें उड़ने लगती हैं और तभी अचानक राहुल की आंख खुल जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। राहुल भागता हुआ अपने माँ बाप के कमरे में जाता है और उनको उठाता है। राहुल, क्या हुआ बेटे? जल्दी चलो माँ, मेरे कमरे में किताबें अपने आप उड़ रही हैं, आप जल्दी चलो। सरिता और सुरेश जल्दी से राहुल के कमरे में जाकर देखते हैं तो सारी किताबें अलमारी में पहले की तरह लगी हुई होती हैं। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? इन किताबों को तो मैंने शाम को ही इस डब्बे में बंद करके रखा था और अच्छे से रस्सी से बांध भी दिया था। पर ये डब्बा तो खाली है और रस्सी भी यहीं पड़ी हुई है। वो आ गई है, वो आ गई है सुरेश, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो तुम परेशान मत हो। और राहुल बेटा, तुम अब इस कमरे में मत सोना, चलो तुम हमारे साथ हमारे कमरे में चलकर सो। और सरिता, तुम इस कमरे में अच्छे से ताला लगा दो। सरिता उस कमरे में ताला लगा देती है और सब दूसरे कमरे में जाकर सो जाते हैं। जब सब सो रहे होते हैं तो अचानक सरिता को खटर पटर की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज से घबरा जाती है और डरते हुए बाहर आ जाती है। जब सरिता बाहर जाती है तो देखती है कि ताले लगे हुए कमरे की लाइट अपने आप जल गई है और अंदर से किसी के पढ़ने की आवाज आ रही है। सरिता घबराते हुए कमरे के पास जाती है और दरवाजे पर कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश करती है। अभी बहुत सारा याद करना है, बहुत पढ़ाई करनी है। इस पर तो मैंने ताला लगा रखा है, तो अंदर पढ़ाई कौन कर रहा है? कहीं वो सच में तो वापस नहीं आ गई? ये पक्का वही है, बस वही इतनी पढ़ाई करती थी। सरिता कमरे की खिड़की के पास जाती है और धीरे से अंदर झांकती है। अंदर जो उसे दिखाई देता है उसके बाद तो सरिता के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। अंदर बिस्तर पर एक चुड़ैल बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। उसके सामने एक किताब रखी होती है। ये देखकर सरिता की सांसें अटक जाती हैं। वो जल्दी से अपने पति को बुला कर लाती है। मैं भी दरवाजा खोलकर दिखाती हूँ आपको, वो अंदर ही है, वो वापस आ गई है, मार डालेगी वो मुझे। सरिता जब दरवाजा खोलती है तो बिस्तर पर कोई भी नहीं होता, पर वहां पर वही किताब और रजिस्टर खुला रखा होता है। देखो, मैंने बोला था ना, वो इसी किताब से पढ़ रही थी और इसी रजिस्टर में कुछ लिख रही थी। महेश जब उस रजिस्टर को उठाकर देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ जी, क्या लिखा है इसमें? महेश जब सरिता को वो रजिस्टर दिखाता है तो सरिता हक्की बक्की रह जाती है। ये उसी की राइटिंग है, ये वही है, ये मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। सुरेश अगले दिन एक बाबा को घर लेकर आता है। बाबा उस कमरे में जाते ही भांप लेते हैं कि वहां एक चुड़ैल का वास है। वो सबको बाहर कर देते हैं और कमरा अंदर से बंद कर देते हैं। इतना तो मैं जान गया हूँ कि तुम कोई बुरी चुड़ैल नहीं हो। बताओ, क्यों इनको परेशान कर रही हो? क्या चाहती हो इनसे? बाबा की बात सुनकर वहां चुड़ैल प्रकट होती है। वो बाबा से कुछ बात करती है। बाहर सब बाबा के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब बाबा दरवाजा खोलते हैं तो सबके चेहरे पर सवाल होते हैं। बाबा, अब तो वो हमें परेशान नहीं करेगी ना? सच सच बताओ पूरी कहानी। मैं तभी इस चुड़ैल को यहाँ से लेकर जाऊंगा। बस सच बोलना, कोई झूठ नहीं। सरिता और सुरेश एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो बाबा को सारी बात कैसे बताएं, पर फिर सुरेश उनको अपनी कहानी सुनाता है। कुछ महीने पहले की बात है, जब मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी मनीषा और बेटा राहुल हंसी खुशी अपने आलीशान घर में रह रहे थे। मेरा कारोबार इतना अच्छा चल रहा था कि हमें किसी चीज की भी कमी नहीं थी। पर एक दिन सब बदल गया। मुझे कारोबार में इतना भारी नुकसान हो गया कि हम किराए के मकान में आ गए। मेरी छोटी सी नौकरी में घर का खर्च चलना बड़ा ही मुश्किल था। कितना मुश्किल है इस घर में, हम कब अपना घर लेंगे? मुझसे इस घर में नहीं रहा जा रहा। कोई ऐसी जिंदगी की कैसे आदत डाल सकता है, वो भी इतने ऐशो आराम के बाद। सविता हर वक्त सुरेश से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। राहुल और मनीषा को अपने माँ बाप को ऐसे झगड़ा करते देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो उनकी वजह से अपनी पढ़ाई पर भी ठीक से ध्यान नहीं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मम्मी पापा तो इतना शोर मचाते हैं कि मैं पढ़ ही नहीं पाती। एक तो मनीषा ऐसे माहौल में पढ़ नहीं पा रही होती और ऊपर से उसकी माँ हर वक्त उस पर अपना गुस्सा निकालती रहती है। मैं कितनी देर से तुझे देख रही हूँ, जब से स्कूल से आई है तूने एक बार किताब खोलकर नहीं देखी। माँ,
वो सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ये बहाने ना किसी और को जाकर सुनाना। अब तेरे बाप से तो कुछ होना नहीं है, तो बस सारी उम्मीद मुझे तुझसे ही है। तू ढंग से पढ़कर कोई अच्छी अफसर बनेगी, तब जाकर हमें पहले जैसी जिंदगी नसीब हो पाएगी। माँ, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगी। मेहनत नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। मनीषा अपनी माँ की डांट से बहुत ज्यादा डर जाती है और दिन रात पढ़ती रहती है। उसे न खाने का होश रहता है न सोने का, और वो बस पूरा टाइम किताबें लेकर बैठी रहती है। इतना करने पर भी उसकी माँ हर थोड़ी देर में उसके पास आती है और उसे बोलती है, अगर तेरे सबसे अच्छे नंबर नहीं आए ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। माँ, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मनीषा के ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से वो मन लगाकर पढ़ नहीं पा रही होती। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा होता है कि अगर वो अव्वल नहीं आई तो उसकी माँ उसका बुरा हाल कर देगी। मनीषा अच्छे से सारे पेपर देकर आती है, पर उसका आखिरी पेपर सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। वो पूरा मन लगाकर पढ़ रही होती है और आखिरकार अच्छे नंबरों से पास भी हो जाती है। हाँ तो क्या हुआ, फिर पास हो गई तो? वो तो तुझे होना ही था ना। ये बता, नंबर कितने आए हैं तेरे? माँ, बस एक पेपर में अच्छे नहीं आए, बाकी सब में अच्छे आए हैं। करम चली, इसमें अच्छे नंबर कैसे नहीं आए तेरे? कहाँ ध्यान था तेरा? जब पढ़ाई ही नहीं करेगी तो मुश्किल ही लगेगा ना। आज तो तुझे मैं रोटी का एक टुकड़ा ना दूं। इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी उसकी माँ उसे दिन में खाना भी नहीं देती। उसे तो बस हर वक्त मनीषा को पढ़ते हुए देखना होता है। मनीषा अब कॉलेज के बाद अपनी आगे की पढ़ाई करना शुरू करती है। इतने पर भी उसकी माँ को शांति नहीं पड़ती और दिन रात उस पर पढ़ाई का प्रेशर डालती रहती है। मैं ऐसे कैसे पढ़ाई कर पाऊंगी? अगर मैं ऑफिसर नहीं बन पाई तो फिर माँ मेरा क्या करेगी? मनीषा का 2 दिन बाद फाइनल एग्जाम होता है और वो अच्छे से उसकी तैयारी में लगी होती है। पूरी तैयारी के बाद मनीषा अपना एग्जाम देने जाती है, पर रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से जाम लग जाता है। हे भगवान, इस जाम को भी अभी लगना था क्या? अब मैं क्या करूं? मैं समय पर कैसे पहुंच पाऊंगी? एग्जाम सेंटर बहुत ही दूर होता है। मनीषा के पास वक्त भी कम होता है, इसलिए वो पैदल ही निकल पड़ती है। बड़ी मुश्किलों से मनीषा अपने सेंटर पहुंचती है, पर वहां का गेट बंद हो चुका होता है। मनीषा गार्ड से गेट खोलने को बोलती है, पर गार्ड गेट ही नहीं खोलते। प्लीज ऐसा मत कीजिए, आज मेरा फाइनल एग्जाम है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से जाम लग गया था, इसलिए मैं लेट हो गई, प्लीज मुझे जाने दो। मनीषा गार्ड के आगे रोती गिड़गिड़ाती रहती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। लाख कोशिशों के बाद भी उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता और वो अपना एग्जाम नहीं दे पाती। मनीषा को इस बात का गहरा सदमा लगता है। अब तो मुझे माँ जान से मार देंगी। वो मुझे मारे, इससे अच्छा मैं खुद को ही मार डालती हूँ। मनीषा अपने होशो हवास में ही नहीं होती और सड़क पर बिना देखे चलती रहती है। उसे अपनी माँ से इतना ज्यादा डर लग रहा होता है कि वो उनके पास न जाकर एक ट्रक के आगे कूदकर आत्महत्या कर लेती है। जब उसके माँ बाप को ये बात पता चलती है तो वो बहुत रोते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा, मैं सच बोल रही हूँ। एक दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने खुद को कोसा ना हो। मुझे समझ आ गया है बाबा कि कभी भी माँ बाप को अपने बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि वो डर कर अपने साथ कुछ गलत कर बैठे। सरिता मनीषा के कमरे में जाती है। मनीषा बिस्तर पर किताबें फैलाकर पढ़ाई कर रही होती है। मनीषा, मेरी बच्ची, आप जाओ यहाँ से, मुझे अभी पढ़ना है। मेरा एग्जाम है ना, अगर मैं फेल हो गई तो आप मुझे बहुत मारोगी, है ना? नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे नहीं मारूंगी, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगी। क्या सच में माँ, मैं अव्वल नहीं आई या अच्छे नंबरों से पास नहीं हुई तो आप मुझे नहीं मारोगी? मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। अरे सबका दिमाग एक सा थोड़ी होता है। अब देख, तेरे पापा कितने पढ़े लिखे हैं और मैं खुद 8वीं में 2 बार फेल हो गई। मुझसे तो ये पढ़ाई कभी हुई ही नहीं। सरिता की बातें सुनकर मनीषा के चेहरे पर बड़ा सुकून होता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी टेंशन दूर हो गई हो। अब तू काम कर, मैं अब चलती हूँ। सरिता कमरे से बाहर आती है और खूब रोती है। उस दिन के बाद मनीषा की किताबें कोई उस कमरे से नहीं हटाता। वो रोज अपने कमरे में पढ़ने आती थी और रोज सरिता उसके पास बैठती थी। धीरे धीरे मनीषा के दिमाग से पढ़ाई का बोझ और माँ का डर निकल गया। जैसे ही उसके मन और दिमाग को शांति मिल गई, वैसे ही उसकी आत्मा को भी शांति मिल गई और वो कभी वापस नहीं आई। पर उसकी किताबें उसकी माँ ने हमेशा उसके कमरे में संभाल कर रखी।